हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी वीडियो देख रहे हैं तब के लिए आपको हाँ जी, चलिए काम की बात हो जाए। इससे पहले हम लोगों ने पी ब्लॉक का स्टार्ट किया था और पी ब्लॉक में हम लोगों ने कार्बन फैमिली की केमिकल प्रॉपर्टीज को देखा था। बेटा, कार्बन फैमिली की केमिकल प्रॉपर्टीज आते ही आपके दिमाग में सिर्फ दो बातें अगर आ जाती हैं तो आप मान के चलिए कि आप उन दो वेपन्स के सहारे एक बड़ी जंग जीत सकते हो कार्बन फैमिली की। कौन सी जंग है भाई? अरे कोई जंग नहीं है, केवल बस इतना याद रखो कि दो बातें वो कौन सी हैं जिनको आपको हमेशा याद रखना है। वो सबसे पहली बात ये है कि कार्बन फैमिली में कहाँ से डी ऑर्बिटल जुड़ता है, कार्बन फैमिली में कहाँ से एफ ऑर्बिटल जुड़ता है और इनके जुड़ने से क्या इफेक्ट होता है। तो आपको मालूम है कि कार्बन फैमिली में जब हम ऊपर से नीचे तक चलते हैं तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, इसमें क्या होता है आपको याद रखना है। यहां पर याद रखना है नो डी ऑर्बिटल। ठीक, अच्छा, अब मैं यहां पर एक कॉमन बात बता दूं कि अगर किसी एलिमेंट के पास डी ऑर्बिटल नहीं है तो क्या क्या नहीं हो सकता उसमें, क्या क्या नहीं हो सकता। नंबर 1 जो नहीं हो सकता वो है नो मैक्सिमम कोवेलेंसी। इसमें मैक्सिमम कोवेलेंसी नहीं आ सकती क्योंकि डी ऑर्बिटल ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सपेंड भी नहीं होगा। तो लिखेंगे नो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सपेंड्स ही नहीं होगा, डी ऑर्बिटल ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन जाएगा कहां पर। जैसे आपको मैंने बता चुका था पहले कि कार्बन की मैक्सिमम वैलेंसी 4 होगी, उसके ज्यादा नहीं आएगी क्योंकि उसमें डी ऑर्बिटल का एब्सेंस है। तीसरी चीज, उसके अंदर नो इनर्ट पेयर इफेक्ट, इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट किसकी वजह से होता है? डी और एफ ऑर्बिटल की वजह से। चौथी चीज, इसमें क्या होगा? स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट। बेटा, न्यूक्लियस जो है, मैं कई बार बताया कि न्यूक्लियस सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किस पर करता है? एस ऑर्बिटल, देन पी ऑर्बिटल। अगर डी ऑर्बिटल आ जाए तो अट्रैक्शन इस पर नहीं होता, अगर एफ ऑर्बिटल आ जाए तो अट्रैक्शन इस पर नहीं होता, और फिर इसके आगे एस आ जाए तो इसका अट्रैक्शन यहां से तो हो जाएगा, ये वाला तो हो जाएगा, लेकिन ये अट्रैक्शन इसका नहीं होगा और ये अट्रैक्शन भी इसका नहीं होगा क्योंकि डी और एफ ऑर्बिटल के पास पुअर शील्डिंग होता है। डी और एफ ऑर्बिटल शील्ड नहीं कर पाती न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को, और न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वो सीधा कहां पहुंच जाता है? एस के ऊपर, और इसी को कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इस बात को आपको याद रखना है। इतनी चीजें कार्बन में देखने को नहीं मिलेंगी, प्लस कार्बन के ऐसे कंपाउंड भी देखने को नहीं मिलेंगे CF6 ये नहीं मिलेगा, ऐसे कंपाउंड देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल ही नहीं है। बाकी के एलिमेंट ऐसे कंपाउंड सब बनाएंगे, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड सारे बनाएंगे कार्बन को छोड़ के, क्योंकि कार्बन में डी ऑर्बिटल नहीं है। तो ये कार्बन का एनोमलस बिहेवियर भी होगा, कार्बन का एनोमलस बिहेवियर होगा। क्या क्या होगा कार्बन का एनोमलस बिहेवियर, मैं यहीं पर आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। कार्बन की जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं वो कौन कौन सी होंगी? तो एनोमलस नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन का एनोमलस नेचर क्या होगा? तो कार्बन का जो एनोमलस नेचर होगा वो ये होगा कि नंबर 1 स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम। पहली चीज, बाकी जितने ग्रुप में एलिमेंट है उनकी साइज थोड़ी बड़ी है लेकिन कार्बन की साइज बहुत छोटी है, और स्मॉल एटॉमिक रेडियस। दूसरा, स्मॉल एटॉमिक रेडियस, डी ऑर्बिटल भी नहीं है उसके पास। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कार्बन के पास ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी एज कंपेयर टू द
अनदर एलिमेंट्स, अगली प्रॉपर्टी कैटिनेशन। कैटिनेशन, कार्बन के पास बहुत अच्छी कैटिनेशन पावर है। क्यों? मैंने आपको बताया था बेटा कि कैटिनेशन के लिए कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की जो बॉन्ड एनर्जी है वो बहुत लार्ज है, 348 किलो जूल पर मोल, ड्यू टू कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड एनर्जी इज लार्ज। तो इस बॉन्ड एनर्जी के ज्यादा होने की वजह से इसमें कैटिन, मैंने पहले समझा चुका हूं, 348 कितनी है, 348 किलो जूल पर मोल। मैंने कैटिनेशन को इसके पहले लेक्चर में समझाया था बहुत अच्छी तरह से, कैटिनेशन कैसे होता है। तो इसकी इतनी एनर्जी है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की एनर्जी काफी है, और इस वजह से ये लॉन्ग चेन फॉर्म कर सकता है और स्ट्रेट चेन बना सकता है, ब्रांच चेन बना सकता है, और इसको इसकी कैटिनेशन पावर कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स, अगला फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। कार्बन कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड, कार्बन कैन फॉर्म डबल बॉन्ड, कार्बन कैन फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड। तो मल्टीपल बॉन्ड्स को फॉर्म करने दिख रहा है नीचे तक। अच्छा जी, तो कार्बन की ये प्रॉपर्टीज बेटा कार्बन को बहुत यूनिक बनाती हैं, जो इस फैमिली में कार्बन को थोड़ा सा डिफरेंट कर देती हैं एज कंपेयर टू अदर। तीसरी चीज मैंने क्या बोली थी, यहां पर लिख रहा हूं मैं, कार्बन क्या नहीं बना सकता, मैक्सिमम कोवेलेंसी के कंपाउंड कार्बन कांट फॉर्म compounds of maximum covalency, example CF6 2- not possible। ये कंपाउंड नहीं बनेगा मैक्सिमम कोवेलेंसी का कंपाउंड, ड्यू टू क्या, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल ही नहीं है उसके पास, कहां से बना लेगा इस तरह का कंपाउंड। ये चीजें हैं बहुत ज्यादा जरूरी जो कार्बन को यूनिक बनाती हैं। प्लस 7 नंबर में यहां पर डालता हूं, कार्बन कैन फॉर्म पी पाई बॉन्डिंग। बेटा ये भी मैंने बहुत अच्छी तरह से समझा है, पी ब्लॉक के प्रीवियस लेक्चर को जाकर देखो, पी पाई बॉन्डिंग भी समझाया, कैसे बनता है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कार्बन पी पाई बॉन्डिंग बना लेता है, बाकी इन सब में ट्रिपल बॉन्ड कहाँ आते हैं। तो पी पाई बॉन्डिंग का भी अपनी जगह एक इंपॉर्टेंस है, ध्यान रखना है, इसको ड्रॉप कर देता हूँ। अब इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज पर हम लोग बात कर लेते हैं। सो अदर प्रॉपर्टीज ऑफ दिस फैमिली, और वो है हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज हैलाइड। तो हैलाइड के बारे में बात करते हैं। बेटा कार्बन फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं उनके हैलाइड्स ऊपर से नीचे आने पर दो तरह के हैलाइड्स बनेंगे। तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि इसका नॉर्मल हैलाइड क्या बनेगा, MX4 टाइप, ठीक है। नॉर्मली बनेगा कैसा, MX4। क्यों? क्योंकि पहली ऑक्सीडेशन स्टेट तो 4 है ना, बाद में भी अपन देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट 2 भी आएगी, ड्यू टू ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +4। तो MX4 टाइप के कंपाउंड बनाएंगे, जैसे PbCl4 भी बनता है, PbBr4 हालांकि अनस्टेबल है, PbI4 अननोन है, PbBr4 अनस्टेबल, और PbI4 अननोन है, अभी तक ये मिला ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो इसकी ऑक्सीडेशन नीचे आने पर कौन सी होती है, आपको सबको पता होगा, ऑन मूविंग डाउन ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल कौन सी होती है, सबको पता है, +2। एक तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है लेड की, दूसरे आपने आइकोस में जोड़ा, आई का तो साइज बहुत बड़ा है, तो अभी तक PbI4 मिला ही नहीं है, बनाया नहीं जा सका, PbI4 नहीं बनाया जा सका। ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और आई का साइज बहुत बड़ा कैसे बन जाएगा,
ठीक है, इन चीजों को हमेशा याद रखना है। अच्छा, बात करते हैं कि इनके जो जैसे Pb4 है, ठीक है, मैं यहां पर लिखता हूं Pb+4, वाई इट इज अनस्टेबल। अगर इसकी बात करते हैं कि वाई इट इज अनस्टेबल, तो रीजन तो सबको पता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, सबको पता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से Pb+4 अनस्टेबल है, लेकिन हमें केमिकल रिएक्शन से शो कराना है कि अनस्टेबल है। तो यार एक काम करो ना, इसमें 2I- की रिएक्शन करा दो। अब देखते हैं Pb क्या बनाता है। जो Pb बनाएगा समझ लेना वही होगा। हो सकता है PbI4 बनाए, हो सकता है PbI2 बनाए, देखते हैं क्या है। तो इसकी रिएक्शन होगी Pb प्लस I2। मजा आ रहा है। इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसको कैंसिल कर दिए, Pb सॉरी ये 4 है, 5 नहीं है, 4 है, सॉरी 4 प्लस है, तो Pb 1 2 3 4, इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसको न्यूट्रल करके Pb+2 बना दिए। अब ये क्यों बन गया? अपन तो क्लासेस में पढ़ते थे कि आयनिक कंपाउंड स्टेबल नहीं होता है, आयनिक एलिमेंट स्टेबल नहीं होता, फिर ये तो बन गया। रीजन क्या है ना, इनर्ट पेयर इफेक्ट का रीजन है Pb++ जो 2 वैलेंसी के साथ है, दैट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू Pb++++। तो दिस इज मोर स्टेबल। अब Pb+ कन्वर्ट हो गया Pb+2 में, अब ये रिलैक्स फील कर रहा है, कोई बात नहीं। तो इसकी ये ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होने का सबूत है, ये एविडेंस है कि हाँ Pb+2 में 2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होता है। अगर हम लोग थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें इसके हैलाइड की, तो पहले आपको बता दें कि हैलाइड बनेंगे कौन कौन से, और देखते हैं सारे हैलाइड्स के बनेंगे कौन कौन से, पहले वो देखें। देखो, कार्बन का क्या बनेगा, CCl4, सिलिकॉन का SiCl4 बनेगा, कार्बन सिलिकॉन। जर्मेनियम का क्या बनेगा, GeCl4, GeCl2। टिन का क्या बनेगा, SnCl4, SnCl2। लेड का क्या बनेगा, PbCl4, PbCl2। एंड these are more stable compound while these are unstable compound। वही बात +2 ऑक्सीडेशन स्टेट सिलिकॉन के बाद स्टेबल इसलिए हो जाती है क्योंकि यहां से d ऑर्बिटल जुड़ जाएगा। d ऑर्बिटल जुड़ जाने से इनर्ट पेयर इफेक्ट लगेगा और S को अंदर खींच लिया जाएगा, केवल इलेक्ट्रॉन P में से जाएगा, तो P में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, वही जाएंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑब्वियसली +2 स्टेबल हो जाएगी। समझ रहे हो ना? तो इसका रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट, IPE। इसकी वजह से ये स्टेबल है, यानी GeCl2, SnCl2 और PbCl2 स्टेबल, ये स्टेबल नहीं है। मान के चलो, हमने कहा कि क्या ये बनते नहीं है, तो प्लीज स्टूडेंट ये मत बोलना ये बनते नहीं है, बनते हैं, स्टेबल नहीं है। तो क्या इनकी थर्मल स्टेबिलिटी की बात कर सकते हैं कि विच विल बी मोर थर्मल स्टेबल, विच विल बी मोर थर्मल स्टेबल? तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी, कार्बन का हैलाइड सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबल होगा, इसके बाद SI का हैलाइड उससे कम स्टेबल होगा, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज। फिर जर्मेनियम का हैलाइड उससे कम स्टेबल होगा, फिर Sn का H4 उससे कम, फिर Pb का H4 उससे कम। यानी ये है थर्मल स्टेबिलिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंपॉर्टेंट है, थर्मल स्टेबिलिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। कार्बन का H4 मोर स्टेबल एज कंपेयर टू PbH4। दो रीजन बताता हूं इसका। पहला रीजन तो d ऑर्बिटल यहां पर नहीं है। दूसरा रीजन सुनिए, इन दोनों के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्डिंग है वो बहुत स्ट्रांग है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये थोड़ा सा स्ट्रांग है। तो थर्मल स्टेबिलिटी CH4 से PbH4 तक डिक्रीज होती चली जाती है। और अगर हम कार्बन के सभी के फ्लोराइड बना दें, सभी का हम फ्लोराइड बना दें या सभी का आयोडाइड बना दें, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, कार्बन के बनाते हैं, ठीक है, कार्बन के सभी बनाते हैं, इतना तो पता चल गया कि कार्बन का
जो हैलाइड है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, प्लीज याद रखना। कार्बन का जो टेट्रा हैलाइड है दैट इज मोर स्टेबल, थर्मल स्टेबल है। लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं, कार्बन के सभी हैलाइड बनाते हैं, फिर उनमें कंपेयर करते हैं कि विच इज मोर स्टेबल। चलो बनाते हैं, कार्बन के सभी हैलाइड्स में देखते हैं कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन। मजा आने वाला इस बात में। इतना तो हमें पता चल गया कि कार्बन का जो X4 है दैट इज मोर या मोस्ट कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, स्टेबल कह दो, स्टेबल है, ठीक है। अब देखो बेटा, कार्बन का X4, लेकिन X की जगह अपन क्या क्या लेते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब मैं बनाता हूं कार्बन का F4, फिर मैं बनाता हूं कार्बन का Cl4, फिर मैं बनाता हूं कार्बन का Br4, फिर मैं कार्बन का बनाता हूं I4। कैन यू टेल मी विच हैलाइड विल बी मोस्ट स्टेबल? इन सभी में सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबल कौन होगा? कई लोगों ने आंसर दे दिया होगा, सबसे ज्यादा ये होगा, ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ CX4 इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर पर थर्मल स्टेबिलिटी बेटा याद रखना है। तो कार्बन, अब ये बात समझ में आ गई कि कार्बन के हैलाइड की स्टेबिलिटी क्या होती है, ये हमने 4 वाली ली है, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं हाइड्रोलिसिस की। क्या कार्बन के हैलाइड को या बाकी हैलाइड को पानी में घोला जा सकता है? अगर यहां से कोई सवाल आ जाए कि कार्बन फैमिली के हैलाइड्स हमने आपको दिए, अब बस आप इतना बताओ क्या इनके हैलाइड्स को वाटर में सोल्यूबल किया जा सकता है? आप कहेंगे पता नहीं, तो आप देख लेते ना क्यों। तो कौन कौन से कार्बन के हैलाइड वाटर सोल्यूबल होते हैं और कौन कौन से कार्बन के हैलाइड वाटर इनसोल्यूबल होते हैं, जरा उसको बात कर लेते हैं। तो इसको अपन लोग पढ़ेंगे हाइड्रोलिसिस, ठीक है बच्चों, क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोलिसिस। तो कार्बन का CCl4, सिलिकॉन का SiCl4, जर्मेनियम का GeCl4, टिन का SnCl4, लेड का PbCl4। ये मैं कौन से हैलाइड बना रहा हूं, 4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले, 4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले, बाकी नहीं बना रहा, केवल 4। तो अभी अपन इसकी बात करते हैं कि ये डज नॉट हाइड्रोलाइज्ड, याद रखना ये हाइड्रोलाइज नहीं होगा। जानते हो क्यों नहीं होगा, कोई बताएगा? हाइड्रोलाइज इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल नहीं है। जब डी ऑर्बिटल होता है तभी वाटर के साथ कोई कंपाउंड वहां पर सोल्यूबल होता है। आप कहेंगे सर सोडियम क्लोराइड में भी तो डी ऑर्बिटल नहीं है, वो क्यों घुल जाता है? क्योंकि सोडियम क्लोराइड में बेटा मेटल है, एक नॉन मेटल है। मेटल नॉन मेटल के बीच का जो बॉन्ड है उसको पानी तोड़ देता है, इसलिए वो सोल्यूबल है। लेकिन यहां पर ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल का क्लोराइड, याद रखना, अगर नॉन मेटेलिक हैलाइड के अंदर डी ऑर्बिटल का एब्सेंस है तो वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होता। दिस इज द रीजन, नोट कर लो। इफ नॉन मेटेलिक, और इसी के केस में कहना हो तो ये कह दो CCl4 एब्सेंट डी ऑर्बिटल, ये इसका रीजन। डी ऑर्बिटल के एब्सेंट होने पर नॉन मेटल का हैलाइड वाटर में सोल्यूबल नहीं होता। इस बात को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि सोल्यूबिलिटी वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो डी ऑर्बिटल को अप्रोच करके सोल्यूबल बना देता है उसको। यहां पर डी ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए ये सोल्यूबल नहीं होगा। और बेटा याद रखना हाइड्रोलाइज्ड ये नहीं होगा, क्योंकि इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 से ज्यादा नहीं होती। अब बात करते हैं इसकी, अगर हमने SiCl4 को वाटर के साथ मिक्स किया तो यहां पर सवाल उठता है कि सर क्या कंपाउंड बनेगा, कौन सा कंपाउंड बनेगा? तो SiCl4 वाटर के साथ मिक्स करने पर मेरे प्यारे स्टूडेंट ये चारों Cl चले जाएंगे और 4 OH आ जाएंगे। क्या बन जाएगा? SiOH4। यहां पर याद रखना 2H2O अपन कर सकते हैं इसको, तो यहां पर क्या बन जाएगा? 4HCl बन जाएगा, 4HCl। SiOH4, डू यू नो द नेम ऑफ SiOH4? सैलिसिक एसिड, इसका नाम क्या है?
सैलिसिक एसिड, और इसका नाम क्या है? सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। तो अगर सवाल आपसे पूछ लिया जाए कि सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड से सैलिसिक एसिड कैसे बनाओगे, पानी की रिएक्शन कर दो, हो जाएगी रिएक्शन, ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोलाइज्ड हो गया, ठीक है ना। तो ये हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा। अच्छा, एक बात याद रखना, सिलिकॉन को आपने हाइड्रोलाइज्ड कर दिया, बाकी एलिमेंट्स को भी हाइड्रोलाइज्ड किया जा सकता है। याद रखना, ऐसा नहीं केवल SI को किया जा सकता है, बाकी को भी हाइड्रोलाइज्ड किया जा सकता है। लेकिन एक प्रॉब्लम आएगी, नीचे आने पर मेटलिक करैक्टर बढ़ता है, और मेटल वाटर के साथ नॉर्मली बॉन्ड्स नहीं बनाते, एक्सेप्ट फर्स्ट ग्रुप सेकेंड ग्रुप के मेटल, वो जनरली COOH टाइप कंपाउंड बना लेते हैं। यहां पर बनेगा तो, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग कंपाउंड नहीं बनेगा। PbOH वोल्टवाइज बनता तो है, आपने सुना होगा, PbOH वोल्टवाइज बनता नहीं, लेड हाइड्रोक्साइड। तो PbCl2 पर अगर हम लोग 2H2O की रिएक्शन करते हैं हॉट वाटर, याद रखना हॉट लेना पड़ेगा क्योंकि कोल्ड में सॉल्युबल नहीं होता। PbCl2 इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर ओनली, नॉट इन कोल्ड वाटर। तो इट गिव्स PbOH वोल्टवाइज लेड हाइड्रोक्साइड प्लस 2HCl, थोड़ी देर बाद ये PbO2 बना देगा, ठीक है। तो ये PbO, क्योंकि यहां पर बैलेंस इसकी 2 है, इसकी 2 है, तो PbO बना देगा। तो बेटा एक बात समझ में आ गई कि हाइड्रोक्साइड्स भी इसके बनते हैं, यानी SiCl4 हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा, पानी में घुल जाएगा, लेकिन CCl4 नहीं घुलेगा, इसके पास d ऑर्बिटल नहीं है, और इन सभी के पास d ऑर्बिटल है। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके और कौन कौन से कंपाउंड बन सकते हैं। तो देखो बेटा, एक छोटी सी बात बताऊं, और वो बात ये है कि जब सिलिकॉन के पास और इसके आगे के एलिमेंट के पास d ऑर्बिटल है, तो ये बड़े कंपाउंड भी बनाएंगे। जैसे मैंने कल आपको बताया था, अगर आपको याद हो, SiF62-, GeF62-, SnF62-, इसी तरह से PbF62-, मैक्सिमम हो रहा है। देखो 6 आ जा रहे हैं। मैंने ये भी कहा था कि इससे ज्यादा और नहीं आएंगे d ऑर्बिटल में, क्योंकि न्यूक्लियस के पास भी तो ताकत होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने के लिए। मैक्सिमम इतने होल्ड कर सकता है, इसलिए दैट SiF6, GeF6, SnF6, PbF6 ये बनेंगे। जैसे आपको इसको बनाना है तो इसको कैसे बनाओगे? SiF4 प्लस F माइनस 2F1 इट विल गिव SiF62-, ऐसे बनता है। ऐसे इसको बनाया जा सकता है, इसको बनाया जा सकता है, ठीक है। SI का बनेगा, लेकिन आप कहो कि कार्बन का F6 बन जाए तो भाई साहब नहीं बनेगा। क्यों? अरे वही बात बच्चों वाली, इसके पास d ऑर्बिटल नहीं है। अब जरा डाई इनकी बात, जैसे ये सब SI के ये वाले कंपाउंड है, ये सब इसको रफ कर दूं, ओके। ये जो कंपाउंड है SiF6 हुआ, ठीक है, इनके जितने भी कंपाउंड है, या आप Cl4 बना लो, इनके Cl4 बना लो, जैसे SiCl4, GeCl4, SiCl4 ये भी बनेगा, GeCl4 ये जो अभी अपन ने इस तरफ देखे है ना, SnCl4, PbCl4। तो बेटा इनके पास एक और बेहतरीन नेचर है। कौन सा नेचर है? और आप इसका एक्सप्लेन करना क्यों है बेटा। इनमें, नॉट इसमें, इसको हटा दो, ये बिहेव एज लुईस एसिड। बताओ क्यों? कौन बताएगा? ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। कोई मुझे बताए कि ये लुईस एसिड की तरह बिहेव क्यों करते हैं? लुईस एसिड क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। इन सभी के पास d ऑर्बिटल है। आंसर है प्रेजेंस ऑफ d ऑर्बिटल, और वो भी कैसा है? वैकेंट है। पूरा वैकेंट नहीं है, लेकिन है तो ठीक है, पार्शियली। तो पार्शियली वैकेंट d ऑर्बिटल है, तो ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को चाहते हैं कि हमारे d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ जाए। इलेक्ट्रॉन की डिमांड है इनके पास, इसीलिए तो ये लुईस एसिड की तरह काम कर रहे हैं।
है ना। तो वो सब लुईस एसिड की तरह काम करते हैं जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अब जरा इन सभी की डाई हैलाइड की बात करते हैं और इनकी डाई हैलाइड की स्टेबिलिटी देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं इनके डाई हैलाइड। इनके डाई हैलाइड देखते हैं और उनके डाई हैलाइड की स्टेबिलिटी देखते हैं। तो बेटा डाई हैलाइड क्या बनेंगे, SiX2 है ना, GeX2, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन। इनकी जो थर्मल स्टेबिलिटी होगी वो बेटा थर्मल स्टेबिलिटी ऐसी होगी, इधर की तरफ इंक्रीज होगी, इंक्रीज थर्मल स्टेबिलिटी। डाई हैलाइड की थर्मल स्टेबिलिटी इधर इंक्रीज होगी, जबकि टेट्रा हैलाइड की इस तरफ को यानी कार्बन की तरफ को इंक्रीज हो रही थी। ये दोनों में अंतर याद रखना, डाई हैलाइड की स्टेबिलिटी यहाँ की तरफ इंक्रीज होगी जबकि इसकी स्टेबिलिटी यहाँ की तरफ इंक्रीज हो रही थी। सो दैट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब हम लोग बात करते हैं अगले टॉपिक पर और वो है हमारे पास ऑक्साइड्स। देखते हैं ऑक्साइड्स क्या होते हैं इसके। ऑक्साइड्स पर पहले बात करते हैं। ऑक्साइड्स तो बेटा ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन फैमिली की अगर हम लोग बात करें तो ये दो तरह के ऑक्साइड बनाते हैं, डाइऑक्साइड्स और मोनो ऑक्साइड्स। कितने तरह के ऑक्साइड बच्चों बनाते हैं, डाइऑक्साइड्स एंड मोनो ऑक्साइड्स। दो तरह के ऑक्साइड्स बनते हैं। डाइऑक्साइड्स कौन कौन से, जैसे MO2 टाइप के ऑक्साइड, एज MO2 टाइप, और इसमें एग्जाम्पल MO टाइप, ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर क्या होगा, कार्बन 1 2 3 4, ऑक्साइड 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये देखो ऑक्टेट, ये ऑक्टेट और ये क्या होगा इसका डुप्लेट, यानी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये कार्बन का डाइऑक्साइड है। अगर कार्बन के मोनोऑक्साइड की बात करूं, लेकिन इसमें भी एक चीज बेटा समझना होगा, जब एक्सपेरिमेंटली पता चला तो मालूम चला कि इसकी जो बॉन्ड लेंथ है, ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है बच्चों, ये आ रही थी एक्सपेरिमेंटली 122 पिकोमीटर आनी चाहिए थी, ठीक है। कितनी होनी चाहिए थी, ये 122 पिकोमीटर, 122 पिकोमीटर। लेकिन बाद में चला यार कि ये 122 पिकोमीटर नहीं है, ये उससे छोटी है, ये है 115 पिकोमीटर। यार ये कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि इसमें रेजोनेंस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होता है, कैसे, OCO माइनस। अब आप देखो इसमें यहां पर ट्रिपल बॉन्ड के साथ प्लस चला जाएगा और यहां पर आ जाएगा माइनस, ये रेजोनेंस होता है बेटा इनके बीच में। और फिर इसका जो मिडिल एलिमेंट है वो COO ऐसे भी बना सकता है। अब ये क्या कर सकता है, अगली बार ये इधर आ जाएगा OCO, ये प्लस ये माइनस। तो बेटा फाइनली पता चला कि इनके बीच की ये जो डिस्टेंस है ये 115 पिकोमीटर है, ये वाली भी ये वाली भी, मतलब दोनों के बीच की आ रही है। होनी कितनी चाहिए थी, 122, आ कितनी रही, 115। तो जब भी बॉन्ड लेंथ कम होती है, याद रखना रेजोनेंस के चांसेस वहां पर बढ़ जाते हैं। और इसमें यहां पर रेजोनेंस, एक बार वहां पर भी बॉन्ड जा रहा है, एक बार यहां पर भी बॉन्ड आ रहा है, रेजोनेंस आप सब जानते हो। तो रेजोनेंस की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल थोड़ा सा स्टेबल है, ये गैसियस फॉर्म में मिलता है। जरा कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कर लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड भी कैसे एडजस्ट करता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड्स को अगर हम लोग को देखें तो कार्बन मोनोऑक्साइड्स एक पॉइजनस गैस है, सभी जानते हो। कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे स्टेबल होता है, देखो ये तो मैंने रेजोनेंस बता दिया बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन मोनोऑक्साइड्स की अगर अपन लोग बात करें तो CO के बीच में 1 2 3 4 ये O है, 1 2 3 4 5 6, ये 2 इलेक्ट्रॉन
इसको डोनेट कर दिए जाएंगे। बेटा ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन कार्बन को डोनेट कर दिए जाएंगे। तो कार्बन के पास अब देखो शेयरिंग भी हो रहा है। कैसे शेयरिंग हो रहा है मैं आपको बताऊं, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट, 2 के साथ शेयरिंग और 2 ये। तो जब 2 के साथ ये शेयरिंग हो रही है तो अब देखो कार्बन के पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 2 यहां से मिल गए 7 8 हो गया पूरा। ऑक्सीजन के पास देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए पूरे। यू कैन राइट लाइक दिस, सी ये 2 कार्बन के इलेक्ट्रॉन मैं यहां लिख रहा हूं, यहां पर ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन आ गए, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और 1 2 3 4 ये 2 इसके खाते में आ गए, समझ रहे ना। और यहां पर ऑक्सीजन के ये 2, ये 1 2 3 4 5 6 ये बॉन्ड बन गए। तो जरा इसके देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये देखो कितना हो गया इसके पास, ऑक्टेट हो गया। कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर बता रहा हूं। अब ऑक्सीजन का ऑक्टेट कैसे पूरा करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बनेगा इसका ऑक्टेट, ऐसे ये ऑक्टेट हो जाएगा। और इस तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड भी एग्जिस्ट करता है। सो बेटा ये कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा। अब लास्ट में हम लोग इसकी देख लेते हैं दोनों के ऑक्साइड्स में इसकी रिएक्शंस ऑक्साइड्स की कैसी होती है। और ये लास्ट टॉपिक होगा इसका। बेटा जैसे हम आपसे कहें कि व्हाट हैपेंस व्हेन SNO टिन ऑक्साइड रिएक्ट विद NaOH, तो SNO प्लस NaOH अगर टिन ऑक्साइड की रिएक्शन NaOH के साथ कराएं तो Na2SnO2 बनता है प्लस H2 बनता है। तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम स्टेनाइट, सोडियम स्टेनाइट इस तरह के कंपाउंड बनता है। इसी तरह से PbO प्लस NaOH की रिएक्शन करें तो Na2 PbO2 प्लस H2O सोडियम प्लम्बेट, तो Na2PbO2 सोडियम प्लम्बाइट, सोडियम प्लम्बाइट बनेगा Na2PbO2 सोडियम प्लम्बाइट। क्यों, क्योंकि बेटा ये एम्फोटेरिक नेचर का एलिमेंट है, ठीक है। हालांकि सिलिकॉन के नीचे एम्फोटेरिक नेचर स्टार्ट हो जाता है और यही कारण है कि लेड जो कंपाउंड है, लेड का ऑक्साइड है, ये एसिड से भी रिएक्शन करता है, बेस से भी करता है। देखो PbO प्लस HCl क्या बनाएगा, PbCl2 प्लस H2। आप देख लीजिए एक तरफ बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है, एक तरफ एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, इसलिए अच्छा खासा एम्फोटेरिक एलिमेंट है। ओके बेटा, ये रहे हमारी मेन केमिकल प्रॉपर्टी। अगले लेक्चर पर हम लोग बात करेंगे सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चन की। थैंक यू सो मच।